इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि आज से पहले भी मैंने पैरामीटर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो वर्ड नहीं यूज किया, बट पैरामीटर शब्द मैंने बहुत सारी जगह यूज किया, बट आज से पहले इतना फोकस नहीं किया होगा जितना आज कर रहा हूं। रीजन इज क्योंकि इस चैप्टर में पैरामीटर की नंबर ऑफ पैरामीटर्स काउंटिंग दैट मैटर्स, क्योंकि वो जो है वो सीधा सीधा डिसाइड करती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे आगे आपको समझ में आएगा कि इसका रूल क्या है। बट सर इससे फायदा क्या होगा, इसका हमें क्या करना है? अभी सिर्फ आप इतना समझो कि जो भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, पहले मैं आपको इस चैप्टर का स्ट्रक्चर ही बता देता हूं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। इस चैप्टर में दो काम चलते हैं बस, ठीक है? इस चैप्टर में दो काम चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व से, जिसमें पैरामीटर बैठे हो, वहां से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन करके वापस से फैमिली ऑफ कर्व्स बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि आपको होने क्या वाला है इस चैप्टर में, कि मैंने आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया जो अभी बताया था एकदम हल्का सा, y बराबर mx। अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, NOP, सर वो आप बोलोगे 1। इनकी काउंटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज इनकी काउंटिंग ये डिसाइड करेगी कि इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे। तो नंबर, ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स जिसमें पैरामीटर बैठा है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए प्लीज। तो जैसे मैं dy बाय dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, ये आ जाएगा m। अब एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, इन दोनों की मदद से एलिमिनेट m, जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर दो। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। एलिमिनेट m, तो जैसे मैं एलिमिनेट m मतलब पैरामीटर को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है? तो जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे, सर dy बाय dx रख दो m की जगह, तो y बराबर दिस इज dy बाय dx इनटू x, या फिर आप यहां से बोल सकते हो कि dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इस चैप्टर में यही दो काम होने वाले हैं। अभी मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, तो ये इस चैप्टर का 10% पार्ट है कि फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। 90% पार्ट ये है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, आपको सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है। फैमिली ऑफ कर्व्स में पैरामीटर होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होते हैं, ना ही दिख सकते, क्योंकि उन्हीं को एलिमिनेट करके हम यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो इसलिए एक फैमिली ऑफ कर्व में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, जैसे इसमें एक है, उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ये दोनों चीजें सेम होती है ना? ये दोनों चीजें क्या होती है सर? सेम होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर बोथ आर सेम। इसीलिए द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब कि अभी हम लोग यहां स्टार्ट होने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको यहां जाना सिखाऊंगा और वो 10% पार्ट कवर करता है इस चैप्टर का, फिर यहां से यहां जाना भी सीखेंगे। वो 90% है, वहीं से सवाल आएगा, बट यहां से भी आता है, ध्यान रखना, जेईई मेंस में तो आ ही जाता है। तो वो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लिख लीजिएगा, ये पूरी बात लिखने की जगह बस आप इतना लिख लेना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये कैसे? मैंने कभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जिसमें एक ही पैरामीटर था और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी एक ही आया। अब जैसे कुछ सवाल मैंने आपको दिए, ये वाला सवाल देखो पहले। 1998 2 मार्क्स मतलब स्क्रीनिंग में ये सवाल पूछा गया, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज, मतलब कि अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन आ रहा है भाई। तो मैंने पूछा ऑर्डर कितना है, आपको ये बात पता है कि जितने पैरामीटर होते हैं उतने ऑर्डर होते हैं। तो सॉल्यूशन देखकर क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं? हाँ सर, उसमें आपको पैरामीटर काउंट करने हैं। तो वैसे भैया ने बोला कि ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बट सॉल्यूशन ये है, where C1 C2 C3 आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। C1 C2 C3 जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। तो बताओ उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहा होगा? तो सर 1 2 3 4 और 1 5, द ऑर्डर इज 5, यस और नो? क्या ऑर्डर होगा जल्दी से बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन में 5 आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठे हैं, तो ये ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब जो तुमने ये वाला टिक किया है, अब मैं आता हूं वापस से अपने ओरिजिनल सवाल पे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था y बराबर mx, है ना? क्या इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और क्या इसी m को मैं ऐसे लिख सकता हूं? है ना? जो आपने भी सवाल किया जिसमें आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स बता रहे थे कि सर कितना है, 1, है ना? तो मैंने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन या सॉरी इसी फैमिली ऑफ कर्व्स को ऐसे और ऐसे लिख दिया। अब मुझे बात बताओ, इसमें आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स बोला 1, इसमें 2 बोल दूं नीचे वाली में? इसमें मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2, है ना, क्योंकि सर 2 अलग अलग लोग हैं। और इसमें मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 3, तो आंसर इज नो, नो, यस। एक ही पैरामीटर है सर। कितने पैरामीटर हैं? एक ही पैरामीटर है। चलो ऐसे ही समझ में आता, इसको ऐसे देखो, इसको मैंने लिख दिया m1 प्लस m2 इंटू x, और ये बोल दिया कि m1 m2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब उनकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो आप ये देखो ना भाई, जब ये कुछ भी लिखोगे मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, तो है तो वो x का कोफिशिएंट ही ना, है तो वो x का कोफिशिएंट ही। जैसे आप यहां पर m हाफ लिखते हैं, यहां 1/4 पुट कर दो तो पूरा हाफ हो गया ना। मतलब ये दोनों लोग जो मिलकर वैल्यू बना सकते हैं, वो वैल्यू तो ये अकेला ला सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा लिखने से ऐसा नहीं है कि इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हो जाएंगे, अभी भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक ही है। अब एक बच्चा फिर चिल्लाया, बोले सर यहां तो आपने m1 m2 लिखा है। मैंने कहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट का क्या मतलब समझ में आया? वहां पे कोई कांस्टेंट पट गया ना, जब तक इसकी जगह 3/4 इसकी जगह 1/8, दोनों को जोड़ कर जो वैल्यू बनेगी वो तो मैं इस m की जगह भी रख सकता हूं।
क्या बात क्लियर आ रही है समझ में, कि दो मिलकर वही काम करेंगे जो वो अकेला एम कर रहा था। तो हमें इफेक्टिव गिनने, इफेक्टिव दिखने में कितने भी हो सकते हैं इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कैसे सर, ये दोनों मिलकर सर दोनों की वैल्यू बदल रही है, तो एक ही लिख दो। तो मैंने इसको लिख दिया सी, ठीक है, इसकी जगह मैंने सी लिख दिया। यहां पे लिखा हुआ है cos ऑफ x प्लस c3 माइनस, जरा देखना ये लिखा हुआ है c4, इसको लिखा e की पावर x और e की पावर c5, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ है, पावर ऐड हो जाएगी ना तो e की पावर x प्लस c5 आ जाएगा। अब सर ये भी एक इफेक्टिव पैरामीटर हो जाएगा बीटा, है ना, कितने पैरामीटर आ जाएंगे बीटा, इसको बीटा बोल दो, इसको अल्फा बोल दो, है ना। फिर एक बच्चे ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, बोले कि सर इसको ओपन करते तो ये देखो cos x cos c3, या फिर इसको ऐसे देखो cos c3 cos x माइनस sin c3 sin x। अच्छा सर बाहर बैठा है अल्फा और ये लिखा हुआ है माइनस बीटा e की पावर x। अब इसको अंदर भेजे तो अल्फा इंटू cos c3 माइनस अल्फा इंटू sin c3 माइनस बीटा इंटू e की पावर x। इन दोनों को सेम बोल सकते हो, आपकी एक ही पैरामीटर है, वैसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, वैल्यू इज नॉट अ मैटर हियर। सर ये cos x का कोफिशिएंट है और ये sin x का कोफिशिएंट है, इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते आप, समझे। तो एक पैरामीटर ये हो गया सर, एक पैरामीटर ये हो गया और एक पैरामीटर ये हो गया। तो इसका आंसर जो है वो ए नहीं है, इसका आंसर है 3। इसमें 3 इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं, कितने इफेक्टिव 3, समझे। तो मतलब सर जब हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो 3 डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 आएगा। क्या बनाते हैं पहले, क्या ये बात से भेजिए, बस ये पैरामीटर वाली गिनती यहां भी करके दिखा दो। जिनको थोड़ा कम समझ में आए उनको ऐसे बोल सकता हूं कि दो पैरामीटर आपस में एडिशन में लिखे हो तो वो एक ही होता है, दो से ज्यादा लिखे हो तो भी वो एक ही होता है, दो या दो से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिखे हो तो भी वो एक ही होता है, ऐसे सोच लो यार, है ना। अब हर एक में आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स गिनने, ये ऑप्शंस नहीं है, ध्यान रखना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द गिवन फैमिली ऑफ द कर्व्स। अभी अगर देखें ध्यान से तो ए बी और सी वेरिएबल एक्स और वाई को छोड़कर ए बी और सी 3 दिख रहे हैं। मैंने इफेक्टिव पता है इफेक्टिव, तो सर ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए, ये आ जाएगा सर cos bx इंटू cos c माइनस sin bx sin c। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर कम हो जाए तो मजे आ जाएंगे, है ना। अब एक को अंदर भेजा तो ये लिखा हुआ है a cos c इंटू cos bx माइनस, मुझे इधर आएगा तो a sin c इंटू sin bx, है ना। जो लोग इसमें इफेक्टिव 2 बोल दे रहे हैं थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहे भाई। चलो सर ये पैरामीटर है एक अल्फा, ये पैरामीटर है बीटा, अब मैं कुछ भी करके इसको नहीं हटा सकता, और तीसरा पैरामीटर है आपके पास में बी, ये बीटा, ध्यान रखना। तो इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर्स है बेटा 3, 3 से कम मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अभी एक सवाल करवाया है तो पक्का इसमें भी कम कर ही देंगे, 3 से कम आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये cos bx का कोफिशिएंट है, ये sin bx का कोफिशिएंट है, दोनों की प्लेसेस भी अलग अलग है और दोनों के साथ टर्म्स भी अलग अलग है, और उसके बाद में x का कोफिशिएंट b है। मैं कुछ भी करके 2 को कम नहीं कर सकता हूं, और समझ में आया? तो जो लोग 2 बोल रहे हैं, आपने 2 बोला कैसे, 2 बता दो तो कैसे बोला, कैसे बोला सर, 2 तो साफ साफ दिखाई दे, sin और cos के एक x का कोफिशिएंट है। इसमें जरा देखना, इसको हमने लिखा अल्फा e की पावर बीटा इंटू e की पावर x प्लस r, तो ये वाला जो है ये 1 हो गया और ये वाला जो है ये 1 हो गया। इस वाले में नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी वाई, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात करते हैं। ये जो लिखा हुआ है सर इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर एक्स प्लस टी। पहले तो काम करो सर, इस वाई से पी को डिवाइड कर दो, तो दिस इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी, एक पैरामीटर आ गया एक्स स्क्वायर का, ये आ जाएगा 2 क्यू आर अपॉन पी, और सर इन दोनों को ऐड किया दैट इज आर स्क्वायर प्लस टी अपॉन पी। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं सर इफेक्टिव 1 2, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये रहा 3, इससे कम मैं नहीं कर सकता। हाँ ये दोनों मिलाकर 1, ये तीनों मिलाकर 1 और ये तीनों मिलाकर 1, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दिस केस आर 3। 1 2 3 4 दिख रहे हैं बट एक्चुअल में 3 है, समझे, है ना। नाउ ये जो है ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होगी। द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस, ऐसे फैमिली ऑफ या ऐसे कर्व्स या ऐसे सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को टच करते हो, तो चलिए सर ऐसे कर्व जो एक्स एक्सिस को टच करते हो उनका डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये सारे एक्स एक्सिस को टच करने वाले लोग सर्कल्स हैं। जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर मान लो मैं आपको एक जनरल सर्कल की बात करता, तो एक जनरल सर्कल में 3 पैरामीटर्स होते हैं मैक्सिमम, एक उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, एक उसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, एक उसकी रेडियस। बट ये एक्स एक्सिस को टच करके क्या उसने कोई पैरामीटर कम किया, कुछ बोल रहा है, मैंने कहा आ जाइए। अगर वो टच कर रहा है, ध्यान सुनना, तो मान लेते हैं सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और रेडियस आर है। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो रेडियस आर है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी आर हो जाएगा। सेंटर का अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, क्योंकि देखो सर ये सर्कल्स आगे जा रहे हैं तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस में कनेक्शन है सर। अगर मान लो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आर है, सॉरी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है और रेडियस आर है, तो जो नीचे लाइक कर रहा होगा उसकी रेडियस, उसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस आर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो वैसे अगर आप लिखते जनरल में तो अल्फा बीटा आर लिखते, ये टचिंग एक्स एक्सिस वाली बात ने बीटा हटा दिया, आर और बीटा को सेम कर दिया। इस केस में आर और बीटा फिर से सेम ही है, बस आज साइन का फर्क है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो?
तो इसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर, तो दीज आर 2, है ना। नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर, दीज आर 2 ओनली। कौन कौन से? एक अल्फा और एक आर। इसी के साथ ऑप्शन ई में आपसे पूछना चाहूंगा कि y इज इक्वल टू अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स बताइए। ई में अल्फा कॉस एक्स बीटा साइन एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 बोलोगे या 2 ही बोलोगे? अब की बात सर ये तो समझ में आ गया कि हम इसमें कम नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, आप इससे रिड्यूस नहीं जा सकते। तो अब की बार कुछ बच्चे इसमें 3 बोल देते हैं। 3 क्यों बोले सर? 1 2 और ये रहा 3। मैंने कहा एक बात बता, जब यहां अल्फा और यहां अल्फा ये दोनों सेम ही है ना भाई, है ना। तो वो बोल देते थे 3 है, नहीं है 3। आप चाहो तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेकर अल्फा कॉमन ले ले, cos x माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अल्फा हो गया और एक बीटा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2। अल्फा 2 जगह लिख दिया, उसका मतलब ये थोड़ी पैरामीटर 2 हो गए। अल्फा ही 2 जगह है, एक बीटा, 2 ही पैरामीटर है अल्फा एंड बीटा, समझे। सिमिलरली इसमें भी एक जगह अल्फा और आर आ रहा है, एक जगह अल्फा और माइनस आर आ रहा है। तो इसकी जब सर्कल की इक्वेशन लिखोगे तो अल्फा माइनस आर और आर को यूज करके लिखनी पड़ेगी, और इस सर्कल की इक्वेशन में अल्फा आर और आर यूज होगा। बट कोई बात नहीं, माइनस आर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आर और ये आर है तो सेम। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 2 ओनली। ठीक है जी। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के जो लास्ट क्लास के मैंने डिब्बी दिए थे, उनका कुछ आंसर्स मैं बता देता हूं आपको। जेईई मेंस 2022 वाले का डिब्बी वो कह रहा है ना, ना 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 ना, है ना, लॉजिकल रीजन दे रहा हूं। एक्चुअली क्या है, जब तक 3 से 3.5 नहीं हो जाते ना, तब तक उनको रेबीज का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है ना। ये रूल होता है, तो पता कर लेंगे डॉक्टर से, ठीक। तो जब तक 3 से 3.5 नहीं होता है, तब तक वो एंटी रेबीज वाला इंजेक्शन दिया नहीं जाता है। मेरे खुद लग चुके हैं 5-5, ठीक है। क्योंकि शुरू में खेल रहा था, मार दिया मेरे यहाँ पर, निशान निशान पड़ गया और ब्लड भी आ गया था। तो उसके बाद से फिर वो मैंने उसको बहुत प्रोटेक्टिव वे पे घर पे ही रखा, तो किसी से मिलने नहीं दिया, क्योंकि मान लो फिर उसने किसी का मार दिया तो फिर उसको 4-4 5-5 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ये वजह है। तू कह रहा झूठ बोल रहे हो, मैं अभी दिखा दूं तेरे को फोटो इंजेक्शन लगाते हुए। ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूँ, है ना। बस आज लास्ट है, आज शाम को लग जाएंगे, फिर कल पक्का देख, तो पता कर ले। एक्चुअली क्या होता है, 3 से 3.5 महीने तक इनकी इनबिल्ट इम्यूनिटी होती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। उससे पहले अगर आप इनको रेबीज का इंजेक्शन लगाओगे ना, तो वो इंजेक्शन भी खराब हो जाएगा, इफेक्ट भी नहीं होगा, और उनकी जो खुद की नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो वो लगता है 3 महीना या 3.5 महीने के बाद सबसे बेस्ट होता है वो, ठीक। ये रीजन है, हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं दिखा दूंगा भाई, कल मैं प्रूफ लाके दिखा दूंगा, अभी तारीख के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। तेरे भाई को 5-5 इंजेक्शन लग चुके हैं रेबीज वाले, ठीक है। क्योंकि हुआ ये, मार दिया उन्होंने खेलते खेलते, ठीक है। उसने जब मारा खेलते खेलते, तो बच्ची है बेचारी, ठीक है। अब मैं सोचा यार इंजेक्शन लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो फिर जो है, फिर उसके बाद जो है, हाँ,
ठीक, उसके बाद जो है फिर डॉक्टर ने बोला कि 0.0001% चांस, तो आप समझ जाओ हिंदुस्तान में रेबीज का कोई इलाज, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में रेबीज का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो अगर बाई 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 चांस कभी अगर 1% ऐसा हो गया तो फिर आपका सिलेबस कौन पूरा कराएगा? ठीक है मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो यार, सिलेबस कैसे पूरा कराएगा, इनकी एडवांस तक क्लासेस कौन लेगा? लेगा यूट्यूब पे भर भर के क्लास कौन लेगा, है ना, इनका रिवीजन कौन कराएगा, है ना, इनका फुल शॉट कौन लेगा, ठीक है, और इनका जो है एडवांस के लिए कौन तैयार करेगा इनको? तो इसके लिए मेरे को 5 इंजेक्शन ठूसे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। हाँ ले भाई मैं तुझे इंजेक्शन का नाम भी दिखा देता हूँ, तू भाई साहब तू मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता यार, है मतलब कितनी गलत बात है ना, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता यार। ये अल्लाह भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ना, बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है जैन सर्जिकल हॉस्पिटल और उसके नीचे लिखा हुआ है, मैंने उतना ही काफी है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, भरोसा नहीं करेंगे आप पे दी जाएगी। और बहुत बहुत चालाक आदमी, इसको चालू आदमी बोलते हैं, वो कभी किसी लोगों से मिलता है तो मिलने के बाद हमेशा ये सोचता है ये आदमी मेरे किस काम आ सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से धीरे धीरे मेरे अंदर अब ऐसे गुण पैदा हो गए हैं कि हर बात को मैं इस बात से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, इस बात से मैं कैसे तुझे ज्यादा से ज्यादा सवाल तुझे दे सकता हूँ कैसे क्या बहाना मिल जाए मुझे कि मैं तुझे बहुत सारे सवाल दे दे, कह रहे और अगर झूठ निकला तो, झूठ निकला तो जो तू कहेगा भैया वो होगा, ठीक है, जो तू कहेगा वो होगा, तेरी हर एक बात मानूंगा मैं, ठीक है, चल तेरी हर एक बात मानूंगा मैं, झूठ होगा तो, ठीक है, नेम वगैरह कल डिस्कस करेंगे, कल कल लेके आएंगे उसको, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, ठीक है, बहुत ही एकदम तैयार हो जा बिल्कुल बीच मोड में, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैसे तो मैं चाहूं तभी एनिमेशन से ही तेरे को तुरंत फील दिला दूं, लेकिन एनिमेशन खेलेंगे बाद में, पहले खेलते हैं प्रॉपर मैथमेटिकल सारी चीजें, क्योंकि वहीं से सवाल आएंगे, वहीं से सवाल बनेंगे, चाहे मेंस का सवाल हो चाहे एडवांस का सवाल हो। आज के लेक्चर से तो ये मान ले कि एक सवाल पक्का आना ही आना है, वो मेंस में भी आ सकता है और एडवांस में भी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा आज के लेक्चर से है, ये आज का बेसिक आधार है, बस ये समझे बढ़िया तरीके से, ठीक है, ठीक है। अबे ओ इतनी सस्ती शर्त मत लगाया कर, हाँ हरी बात समझ में, जो तू कह रहा है ना सारी बात मानोगे हमारी पायुषी से शादी कर लो, बेटा अभी लगा दूंगा, अभी प्रूफ लगा दूंगा सच्चा वाला और वो प्रूफ जब देखेगा ना तो फिर तू पछताएगा, बोले यार गलत टाइम पे गलत मैंने शर्त लगा ली मास्टर से। हाँ कह रहा हूँ 50 सवाल जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, शर्त के नाम पे ये बहुत है, इसे बढ़िया तरीके से पूरा कर ले तू, क्योंकि मैं प्रूफ लगाऊंगा, अभी लगाऊंगा देख प्रूफ में, ठीक है, क्लास के बाद। चलो शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं कल की बात को रिवाइज करा दूं सुकून से बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है, कल के लेक्चर को रिवाइज करा दूं, कल का लेक्चर थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, ठीक है, तो जो है हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया हो, तो ध्यान से दें। बोले कल के लेक्चर हम लोगों ने देखा था गुरुजी, मैंने हाँ जी बताओ जी क्या देखा था, बोले मान लो ये आपने यहाँ पर 2 सोर्स रख दिए कोहेरेंट सोर्स, और ये है गुरुजी हमारी दीवार, वर्टिकल दीवार, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक सोर्स है यहाँ पर S1, एक सोर्स है यहाँ पर S2, पहली बात तो दोनों सोर्स बहुत करीब है एक दूसरे के, ठीक है सर जी, इसका मतलब आप ऐसा समझो कहानी कुछ ऐसी है, ये कहानी भले ही मैं तुझे ऐसी दिखा रहा हूं लेकिन एक्चुअल कहानी मेरे भाई ऐसी है, एक्चुअल कहानी ऐसी है, ऐसी है, इतने छोटे छोटे से सोर्स है ये, इतने कह रहे हो तो दिख भी नहीं रहे गुरुजी, मैंने कहा हाँ ये देख रहे देख, ये देख तो अलग अलग सोर्स इतने छोटे, उनका दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है सर जी, दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है जी, बोला बहुत ही छोटा सा आ जाए, बोला ठीक है तो बहुत ही छोटा सा, इसका मतलब अगर मैं किसी पी पॉइंट पे बात करूंगा तो मैं इस पीले वाले सोर्स से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, सपोज मैं बात कर रहा हूं किसी जनरल पॉइंट पर, और लाल वाले सोर्स से मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, कह रहा बकैती ऑन पीक चल रही है इस टाइम गुरुजी, फिजिक्स में बकैती, वैसी बकैती नहीं भैया, फिजिक्स वाली बकैती, बोले क्या बात कर रहे हो सर, इतने 2 पॉइंट है और दोनों का आप छोटे इतने क्लोज है, उसका ज्वाइन भी कर रहे हो, मैंने कहा
हाँ, मैंने कहा हाँ भैया ज्वाइन भी कर रहा हूं। बोले अच्छा जी। बोले सर अगर इसको जूम करके देखोगे तो अगर पार्ट डिफरेंस के बारे में अगर आप बात करो, मैंने कहा भैया पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो कायदे में इसको इससे थोड़ा सा ये है कहानी, ठीक। तो देखिए दोनों तेरे को अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ वैसे पैरेलल नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये ले मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मेरे भाई ऐसे, तो ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दोनों साइड जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, अब बराबर हो जाएंगी, ठीक है सर। और अब अगर मैं एक काम करूं, मैंने कहा क्या काम करें भैया, बोले बीच में से कोई मिडिल में से कोई एक लाइन भी खींचू तो अप्रोक्सीमेटली तीनों लाइन मेरे को पैरेलल दिखाई देंगे। मैंने कहा हाँ भाई साहब। और ये वाला एंगल मैं कह दूं भाई साहब थीटा है, कोई सा भी थीटा ले ले, चाहे तू नीली वाली के साथ ले ले या लाल वाली के साथ ले ले, ये वाले के साथ ले ले, ऑलमोस्ट सारे एंगल थीटा ही दिखेंगे। क्यों सारे एंगल थीटा दिखेंगे? बोले सर क्योंकि इनके बीच का गैप मैंने बोला था डी, और ये वाला स्क्रीन के साथ जो गैप बोला था वो कैपिटल टी बोला था, और डी क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था स्मॉल डी से। एक हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है। तो मैं लौट के वापस आता हूं। तो यहां से अगर मैं बोलूं भाई साहब इनके बीच का गैप है डी, और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस मेरे भाई कितनी थी, कैपिटल टी। स्क्रीन की दूरी बिटवीन द सोर्सेस आर कैपिटल टी, और डी जो है वो बहुत बड़ा है, कल हमने क्लास में देखा था। अगर डी बहुत बड़ा हो तो दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम वो है जो मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया था, लेकिन अगर वो डायग्राम बनाऊंगा तो फिर हम लोग कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर इनके सेपरेशन को बड़ा बना के दिखा जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये कायदे में डी है बहुत छोटा, ठीक है सर जी। तो अगर मैं बात करूं, मैंने कहा भैया पी पॉइंट पर तू मुझे बता दे दुनिया भर की सारी बातें, ईच एंड एवरी बात बता दे, मतलब बोले किसी जगह पर इंटेंसिटी बता दे। तो हमने पढ़ा था माल रोड का कंसेप्ट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, माल रोड का कंसेप्ट। बोले माल रोड का कंसेप्ट क्या था, बोले बस वही जैसे माल रोड पे चलते हैं वही चलना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं इस प्रकार से, और मैंने यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये दोनों के दोनों ये वाले देख, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों मेरे हाथ के आगे की दोनों लाइनें बिल्कुल एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि भैया यहां पे पार्ट डिफरेंस बता दे डेल्टा एक्स कितना होगा, तो कहेगा सर अगर ये डी है और ये एंगल थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी डी कॉस थीटा, एंड दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। मतलब बिल्कुल सही बात है, पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा। बोले बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा अच्छा यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तुम कहोगे सर यहां पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, सर ये डिस्टेंस कितना है S1D या S2D, दोनों को घटाओगे ये निकल के आ जाएगा D, सर ये हो जाएगा यहां पर पार्ट डिफरेंस। सपोज मैं कह दूं D बराबर 3 लैम्डा है एग्जांपल के तौर पर, तो आप बोलोगे सर D बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 3 लैम्डा। दे रखा है आपने D बराबर 3 लैम्डा, तो D की वैल्यू 3 लैम्डा हो जाएगी। मैंने कहा करेक्ट है। तो बोले सर ये बताओ इस जगह पे आपको क्या चीज देखने के लिए मिल रही है, मैंने कहा N लैम्डा। बोले तो यहां बनेगा मैक्सिमा, मैंने इसका नाम बोल दिया था सेंटर वाला मैक्सिमा, सेंटर वाला मैक्सिमा, ऐसी नामकरण कर दिया मेरे नाम से, हमारी क्लास के नाम से, कि भाई ये सेंटर वाला पॉइंट था, सेंटर वाला मैक्सिमा। प्लीज इसको सेंट्रल मैक्सिमा मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे वाईडीएससी के लिए दूसरी तरीके से डिफाइन होता है जो हम थोड़ी देर के बात करेंगे, ठीक। बोले ठीक है सर जी। बोले यहां पे बताओ यहां पर क्या होगा, बोले अगर ये कोना इन्फिनिटी पर है तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अगर कोना ये इन्फिनिटी पर चला गया तो इसको उससे कनेक्ट करियो, अगर इन्फिनिटी पर चला गया तो क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये चांद सितारे तक पहुंचा दिया मैंने। बोले हाँ सर 90 डिग्री तक हो जाएगा। तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 भी पुट कर दूं, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूं, तो डेल्टा एक्स क्या निकल कर जाएगा, बोले डी कॉस 90 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी यहां से एक बात हमको बड़ी बढ़िया पता चली, बोले सर जी अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, मैंने कहा 0 हो रहा है भैया। बोले हाँ गुरुजी यही तो हमने कल पढ़ा था कि यहां पर इंफिनिटी पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहां पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 0। ये फिजिकली हम अटेन नहीं कर सकते, ये हम लोग फिजिकली अटेन नहीं कर सकते क्योंकि ये लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर एक लाइन और खींच देता हूं भाई ऐसे, तो यहां पर भी डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, बोले 0। कहां पर, इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी वाली लाइन पर। तो अगर ये यहां पर डेल्टा एक्स 0 है और यहां डेल्टा 3 लैम्डा है, तो यहां पर कहीं 2 लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं 2 लैम्डा आएगा, यहां पर कहीं लैम्डा आ जाएगा। कहां आएगा नहीं पता अभी के लिए, ठीक, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है भाई साहब। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने देखे थे हम लोगों ने, बोले सर ये तो बनेगा लेकिन दिखेगा नहीं।